दोस्तों वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपका अपना देवेश शर्मा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। दोस्तों एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। तो इसलिए दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन दबाकर उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे देखिए उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए दोस्तों उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में ये देखना चाहते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, हमारे क्या काम आता है। तो देखिए दोस्तों आपको पता है जीवित रहने के लिए जो है पोषण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण प्राप्त हमें कहाँ से होता है? पोषण हमें भोजन से प्राप्त होता है, और भोजन से हमें पोषण प्राप्त होगा तो देखिए हम भोजन खाएंगे तो उसे हमको बाहर भी निकालना पड़ेगा, उत्सर्जित भी करना पड़ेगा। भाई अगर हम उसे स्टोर रख ले अंदर तो वो हमारे लिए विषैले पदार्थ का निर्माण हो जाता है और शरीर को घातक होता है और हमारी उससे मौत भी हो सकती है। तो देखिए उत्सर्जन की जरूरत इसलिए पड़ी। ठीक है, अब उत्सर्जन क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए नोट्स पहले से तैयार करके रखता हूं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके सामने होता है। आप उसे नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, उतार सकते हैं, अच्छे नोट्स बन सकते हैं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, हमारा जो शरीर होता है उससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है उत्सर्जन। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं प्राणी उपापचय क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों। अब अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो देखिए प्राणी जो होता है उपापचय क्रिया द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों का जो निर्माण होता है शरीर में, तो उनका संचय ये कर लेता है। कौन? हमारा शरीर। तो ये अपशिष्ट आविष के समान कार्य करते हैं। आविष का मतलब ही हमारे लिए एक जहर की तरह कार्य करते हैं अगर इन्हें समय पर उत्सर्जित नहीं किया जाए तो। CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों द्वारा। भाई CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा, मैंने आपको हृदय में बताया था। ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा निकलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी फेफड़ों से ही प्राप्त होती है। तो अन्य का एक विशेष तंत्र होता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र उसका माध्यम होता है। तो ये जो तीन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। विशेष तंत्र होता है ये। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं। देखिए मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले हमें पता तो लगे ना कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ तक हम पढ़ गए और फिर मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट पे आता है अमोनिया। देखिए दोस्तों अमोनिया होता है NH3 अमोनिया होता है, और इसमें इस प्रकार का जो उत्सर्जन होता है इसमें अमोनिया उत्सर्ग होता है। मतलब जो उत्सर्जन होता है उसका टाइप होता है अमोनिया। अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है। किस किस में होता है ये? अस्थिर मछलियां। अस्थिर मछलियों का मतलब हो गया कि जिनमें हड्डियां पाई जाती है। उभयचर का मतलब जो दो प्रकार की परिस्थितियों में रह सकते हैं, अधिक में रह सकते हैं। जलीय कीट जो पानी वाले कीड़े होते हैं। अमोनिया उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों अमोनिया का उत्सर्जन होगा तो हमें जल की भी बहुत आवश्यकता होगी, और ये अमोनिया उत्सर्जन सिर्फ इन्हीं जीवों में होता है। तो देखिए अमोनिया की मैंने आपको संरचना भी यहाँ पे बना रखी है। NH3 इसको बोलते हैं। तो तीन तो हाइड्रोजन हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया। तो दोस्तों अब सेकंड पे चलते हैं हम यूरिया। यूरिया देखिए CH4N2 ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, और सेल्स मतलब कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कोशिकाओं के द्वारा अमोनिया का ही उत्सर्जन होता है, परंतु क्या होता है कि अमोनिया का उत्सर्जन होने के बाद में ये शरीर में यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे हम यूरिया कहते हैं इस वाले उत्सर्जित पदार्थ को।
जिसे वृक्कों द्वारा निस्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। निस्पंदन का मतलब होता है एक तरीके से छानना या अलग करना, तो उसे वृक्क जो होते हैं हमारी किडनी, उनके द्वारा उसे उत्सर्जित कर दिया जाता है। इन्हें यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्जी। ये वाले जो जीव होते हैं इनको यूरिया उत्सर्जी जीव बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? समुद्री मछलियां और स्तनधारी। देखिए हम भी आते हैं इसके अंदर स्तनधारी में, और समुद्री मछलियां भी आती है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको सूत्र लिखा वैसे की वैसे यहाँ पर आपके संरचना भी आपको लिखी हुई मिलेगी। आगे देखिए तीसरा, यूरिक अम्ल। दोस्तों यूरिक अम्ल का सूत्र होता है C5H4N4O3, ठीक है। और दोस्तों इसमें भी यही होता है, अमोनिया ही हमारे कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होता है, पर उसे चेंज किसमें कर दिया जाता है? यूरिक अम्ल में। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ, अमोनिया और यूरिक अम्ल में वो परिवर्तित हो जाता है और उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद में इसे अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं में पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है। अब देखिए इसकी उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? ये उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है कि या तो पेस्ट के रूप में आता है और या फिर किसके रूप में आता है? गोलियों के रूप में आता है। तो देखिए ये किस किस में होता है? पक्षियों में, सरीसृपों में, कीटों में। दोस्तों पक्षी आप जानते ही हो, अपने जो बर्ड्स होते हैं, सरीसृप होते हैं जो रेंगकर चलने वाले जीव होते हैं, जो जमीन पर रेंगकर चलते हैं, जैसे सांप हो गया या फिर और भी कोई बहुत सारे जीव जंतु आप देख सकते हैं। और कीट, कीट का मतलब छोटे कीड़े। और इसकी स्ट्रक्चर दोस्तों ये दे रखी, आप उस सूत्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने उत्सर्जन पढ़ लिया, और नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली। अब हम मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं। तो देखिए मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों देखिए मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखे हैं। ये मानव वृक्क की संरचना है, किडनी की, ठीक है। ये नेफ्रॉन और ये मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना है। ये देखिए चित्र आपके सामने है, इन्हें आप कॉपी में उतार सकते हैं डायग्राम को। देखिए दोस्तों डायग्राम बनाओगे, साइंस एक ही बात बोलती है, जब तक आप डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक साइंस समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे अच्छे डायग्राम बना के बताता हूँ। अब देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र क्या क्या होता है इसमें। देखिए तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में तरल अपशिष्ट का निष्कासन होता है। तरल अपशिष्ट हो गया मूत्र, ठीक है, उसका निष्कासन होता है। इसके निष्कासन के लिए अंग पाए जाते हैं शरीर में। 2 वृक्क होते हैं, 2 वृक्क देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, दायां वृक्क बायां वृक्क। मूत्राशय होता है जहां मूत्र इकट्ठा होता है, इसमें मूत्र मार्ग होता है जहां से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। 2 मूत्र वाहिनियां होती है जो मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। ये मूत्र वाहिनियां देखिए दोनों। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें अंगों के बारे में बताया, समझाया डायग्राम में, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वृक्क, किडनी क्या होती है? किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किडनी क्या होती है। ये तो वृक्क दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर पढ़ोगे तो, नहीं तो देखिए कुछ नहीं होता। तो देखिए दोस्तों मुख्य उत्सर्जन अंग, सबसे पहली चीज है कि ये हमारे शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है, मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। आप कहते हैं कि हमसे डायग्राम नहीं बनते, हमको लर्न नहीं होता। दोस्तों डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, जरूर आपको अच्छे अच्छे डायग्राम बनाना आएगा। देखिए और लर्न नहीं होता, उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितना आप कॉपी में लिख लिख के लर्न करोगे उतना ही आपको अच्छा लर्न होगा, ज्यादा टाइम तक आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। 75 to 80% उत्सर्जन होता है इसमें, 75 से 80% इसमें उत्सर्जन होता है इस अंग के द्वारा। और ये तरल अपशिष्ट होता है, तरल अपशिष्ट जो होते हैं वो यहाँ उत्सर्जित होते हैं। इससे जो किडनी में जो स्रावित रसों का नियंत्रण भी होता है, हमारे शरीर में जो रस स्रावित किए जाते हैं उनका नियंत्रण भी किडनी ही करती है। और इसकी आकृति, आकार, रंग देखिए, ये सेम के दाने के समान गहरे भूरे रंग के होते हैं। सेम का जो बीज होता है, दाना होता है, उसके समान ये गहरे और भूरे रंग के होते हैं। देखिए दोस्तों
उदर गुहा में पीठ व आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं बाएं भाग में स्थित होते हैं। किडनी यहाँ स्थित होती है। कशेरुक दंड हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दाएं और बाएं भाग में, जो कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है, 33 कशेरुकाएं होती है उसमें, ठीक है। फिर आप आगे देखिए, मध्य सतह पर खांच होती है जिसे हम हाइलम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें हाइलम दिख रहा होगा, देखिए हाइलम कहाँ दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों हाइलम ये रहा, यहाँ हाइलम दिख रहा होगा आपको। ये जो खांच है इसे हम हाइलम के नाम से जानते हैं। इसमें मूत्र नलिका होती है, तंत्रिकाएं होती है, वह रक्त वाहिनियां हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। ये जो हाइलम ये खांच है, ये देखिए ये वृक्क यहाँ ये और ये यहाँ, तो यहाँ से ये जो जगह है इसमें से जो है मूत्र वाहिनियां, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां जो है इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है दोस्त। दिख रही होगी आपको ये, देखिए रक्त वाहिनियां, अपशिष्ट रक्त की अलग है और शुद्ध रक्त की अलग है, मूत्र वाहिनियां अलग है। देखिए हाइलम के भीतर कीप के आकार की श्रोणी उपस्थित होती है। इसमें कीपाकार जो होती है, श्रोणी होती है, वो अभी आपको दिख रही नहीं है इसमें, ठीक है। तो वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग वल्कुट और भीतरी मध्यांश, ठीक है, कॉर्टेक्स और एक मध्यांश होता है। वृक्क में लाखों उत्सर्जन इकाई नेफ्रॉन उपस्थित होती है। वृक्क जो होती है ना उसमें लाखों नेफ्रॉन उपस्थित होती है, तो इसलिए इन्हें उत्सर्जन इकाई कहते हैं। अब दोस्तों देखिए इनके भाग के बारे में हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आता है ए नंबर पर बॉमेन संपुट, बॉमेन्स कैप्सूल। तो देखिए बॉमेन संपुट दोस्तों क्या होता है, नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में स्थित कप के आकार का एक थैला होता है जिसे बॉमेन संपुट के नाम से जाना जाता है। कप के आकार का थैला होता है, उसे बॉमेन संपुट कहते हैं। इसमें शाखा अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है और इस केशिकाओं के गुच्छ को देखिए दोस्तों, केशिका मैंने बताई थी छोटी छोटी नलियां होती है, ठीक है, और इस केशिकाओं के गुच्छ का नाम होता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है दोस्तों, ग्लोमेरुलस इसको कहते हैं हम। और फिर अब देखिए ग्लोमेरुलस का एक सिरा इसमें गंदा रक्त लाता है और वृक्क धमनी से जुड़ा हुआ होता है। तो ग्लोमेरुलस का एक सिरा तो जो होता है इसमें गंदा रक्त लाता है, ये देखिए गंदा रक्त ये आ रहा, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क धमनी, ठीक है। और तथा दूसरा सिरा स्वच्छ रक्त हेतु सिरा से जुड़ा होता है, तो इसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त के लिए सिरा से जुड़ा होता है, तो इसे हम कहते हैं सिरा। तो दोस्तों ये हो गया बॉमेन संपुट का वर्ग। अब देखिए बी, वृक्क नलिका, रेनल ट्यूबल। वृक्क नलिका क्या होती है, देखिए दोस्तों वृक्क नलिकाएं देखिए आप, यह है बॉमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होकर मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। बॉमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होकर और मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। ये मूत्र एकत्र करने वाली नलिका है, यहाँ मूत्राशय में मूत्र का एकत्रीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रथम भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका, मध्य भाग में यह नलिका हेयर बिंदुनुमा कुंडलित हैंडले लूप का निर्माण करती है। तो देखिए प्रथम भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका, पास में जो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर ये आगे जाती है तो मिडिल में जाती है मध्य भाग में, तो ये हैंडले लूप का निर्माण करती है और फिर उससे आगे चलती है, तो इस नलिका के अंतिम भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रथम भाग हो गया समीपस्थ कुंडलित नलिका, मध्य का भाग हो गया हैंडले लूप और सबसे अंत में हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दोस्तों हमने इसमें बॉमेन संपुट, वृक्क नलिका पढ़ा। अब हम सी देखते हैं, सी क्या है। देखिए दोस्तों सी क्या है, मूत्राशय, ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मूत्राशय का क्या कार्य होता है, देखिए दोस्तों ये पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है जो मूत्र का भंडारण करती है। ये देखिए दोस्तों मूत्राशय, इसमें मूत्र वाहिनी द्वारा लाया गया मूत्र इकट्ठा होता है। तो देखिए दोस्तों स्थिति क्या होती है, कहाँ स्थित होता है, श्रोणी के ठीक ऊपर तथ्या जघन हड्डी के पश्च भाग में। ये जो हड्डी होती है यहाँ, ठीक है, बॉडी में, वहां पर स्थित होता है जहां पर हमारा जो है ये अंग स्थित होता है और इसे बोलते हैं पब्लिक बोन। इस हड्डी को नाशपति के आकार का होता है, देखिए दोस्तों दिख रहा होगा आपको, नाशपति के आकार का है ये।
और इसका कार्य होता है मूत्रण में मदद करना। जो मूत्रण की क्रिया होती है, मूत्र का बाहर उत्सर्जित होना, विसर्जन होना, वो इसका काम है। और इसका कार्य देखिए 400 से 600 ml मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में उतारना इसका कार्य है। वृक्क से 400 से 600 ml मूत्र को ये नीचे उतारता है। दोस्तों डी देखिए मूत्रवाहिनी यूरेट्रस, ये क्या होती है, कार्य इसका देखिए वृक्क से मूत्र को मूत्राशय में उतारने वाली नलिका होती है। ये वृक्क जो होती है वृक्क से जुड़ी हुई है, देखिए मूत्रवाहिनी, ये देखिए, और मूत्र को ये वृक्क से मूत्राशय में उतारती है। चिकनी मांसपेशियों से निर्मित होती है, मांसपेशियों से ये बनी हुई होती है, चिकनी होती है बिल्कुल, ठीक है। और वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। वयस्क व्यक्ति में 25 से 30 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। आगे देखिए दोस्तों मूत्र मार्ग छठे नंबर पे, ये देखिए नलीनुमा संरचना मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर परिवहन करती है। ये एक नलीनुमा संरचना होती है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो नलीनुमा संरचना होती है जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर परिवहन कर देती है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको मूत्र मार्ग, ये रहा। पुरुषों में यह मार्ग लिंग व स्त्रियों में योनि द्वार के ठीक ऊपर समाप्त होता है। पुरुषों में तो लिंग होता है, उसी में जुड़ा हुआ होता है ये, ठीक है, शिश्न जो होता है जिसमें, और जो स्त्रियां होती हैं उनमें योनि जो द्वार होता है वो उसके ठीक ऊपर ये समाप्त हो जाता है और फिर मूत्र बाहर निकल जाता है। पुरुषों में स्खलन वाहिनियों से वीर्य को भी प्राप्त करता है। पुरुषों में इसका कार्य स्खलन वाहिनी होती है जहां से वीर्य निकलता है, ठीक है, वीर्य प्राप्त होता है, वहां से वीर्य को प्राप्त करता है और शरीर से बाहर निकालता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। देखिए दोस्तों, पुरुषों में जो लिंग होता है वो अलग से पाया जाता है बिल्कुल शरीर के बाहर, इसलिए मूत्र मार्ग की लंबाई महिलाओं की तुलना अधिक होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसके जो भाग थे उनके बारे में पढ़ा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ठीक है, मूत्र मार्ग हो गया, वृक्क के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद में अब एक ही चीज बची हुई है कि मानव में मूत्र का जो उत्सर्जन होता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो यही है, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। कि मैंने आपको बताया कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए हमें मानव वृक्काणु की संरचना भी देखनी पड़ेगी। देखिए आपके सामने मानव वृक्काणु की संरचना है, किस प्रकार से इसमें मूत्र का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, तो देखिए ये जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरणों के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला होता है गुच्छीय निस्पंदन, दूसरा होता है अवशोषण और तीसरा होता है स्रवण, ठीक है, स्रवण होता है। तो गुच्छीय निस्पंदन, इसमें केशिकाएं जो है गुच्छ का निर्माण कर लेती है, केशिकाएं होती है छोटी छोटी नलियां। और अवशोषण होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका अवशोषण हो जाता है उनके द्वारा। और श्रवण, श्रवण का मतलब होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। ये जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है इसके जो कार्य होते हैं वो वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। तो देखिए वृक्क के विभिन्न हिस्सों में कैसे होते हैं कि वृक्क धमनी द्वारा लाया गया रक्त वृक्क में प्रवाहित होता है। वृक्क धमनी के द्वारा जो रक्त लाया जाता है उसे वृक्क में प्रवाहित कर दिया जाता है और वो वृक्क में चला जाता है। प्रवाहित का मतलब चला जाना। जो अपशिष्ट युक्त होता है, अपशिष्ट का मतलब वो जो रक्त होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। तो इस धमनी की शाखा अविवाहित धमनियां नेफ्रॉन में बोमेन संपुट में जाकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती है। अब ये जो वृक्क धमनी है इसके द्वारा जो वृक्क में प्रवाहित होता है वो अपशिष्ट रक्त, तो इस धमनी की जो शाखा अविवाहित धमनियां हैं, शाखा अविवाहित धमनियों का मतलब कि शाखाओं के रूप में जो नलिकाएं होती है वो क्या करती है देखिए, नेफ्रॉन में बोमेन संपुट में जाकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती है। तो दोस्तों ये आपको गुच्छ दिख रहा है यहाँ, गुच्छ का मतलब होता है एक तरीके से झाड़ी की तरह उलझना। तो ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से उलझ जाती है और एक गुच्छ का निर्माण कर लेती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, देखो मकर संक्रांति आप सभी मनाते हो,
तो आप पतंग उड़ाने में बिजी रहते हो, पतंग उड़ रही है भयंकर तरीके से, ठीक है। अब पतंग उड़ रही है तो खींच रहे हैं, लड़ा रहे हैं तो खींचे जा रहे हैं, खींचते हैं तो क्या होता है, गुच्छा हो जाता है ना उलझ के। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये एक गुच्छ का निर्माण कर लेती है केशिकाएं, छोटी छोटी नलियां। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। पर मिनट में 1000 से 1200 ml जो रक्त होता है उसका निस्पंदन होता है। दोस्तों निस्पंदन का मतलब होता है कि निस्पंदन का मतलब होता है उसकी स्वच्छता करना, उसको छानना, या फिर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को खींचना, या फिर जो भी आप कहना चाहते हो। रक्त में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। अब देखिए ये निस्पंदन का कार्य करती है गुच्छ। ये क्या करती है कि ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया इनको निस्पंदित कर लेती है, अलग से अवशोषण हो जाता है इनका। फिर इसके बाद में देखिए यह निस्पंद घनाकार उपकला से बनी नलिका से गुजरता है। अब देखिए ये जो स्पंद होता है ये नलिकाएं घनाकार उपकला की बनी होती है, और इन उपकलाओं की जो नलिकाएं होती है उनसे होकर ये जो निस्पंद है वो आगे जाता है, गुजरता है। ये कोशिकाएं या सेल्स निस्पंदन में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती है। देखिए दोस्तों दोबारा से ये जो लिक्विड होता है वो आगे जाता है, और आगे जाने पर क्या होती है ये कोशिकाएं इसमें से और बचे हुए उपयोगी पदार्थों का भी अवशोषण कर लेती है दोबारा से। और फिर उसके बाद में क्या होता है, नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित करती है। अपवाही जो धमनिकाएं होती है वो क्या करती है कि साफ रक्त को बिल्कुल वापस से अपने में संग्रहित कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। तो दोस्तों ये अवशोषण, पुनः अवशोषण का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखिए आप गन्ने का जूस पीने के लिए जाते हैं, गर्मियों में आजकल चल रहा है, खैर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ नहीं है ऐसा। तो क्या होता है कि गन्ने वाला एक बार गन्ने को मशीन में डालता है, उससे रस निकालता है, फिर पता है उसको कि उसके अंदर अभी उपयोगी पदार्थ है उसके काम का, फिर वो दोबारा से मशीन टाइट करके डालता है, तो फिर दोबारा से वो उसमें से रस निकालता है। ऐसे करके जब तक वो उसमें से पूरा रस नहीं निकाल लेता तब तक उसका मशीन के अंदर वो डालता रहता है। और इसी को हम पुनः अवशोषण की तरह देख सकते हैं कि वो उपयोगी पदार्थ को फटाफट उसमें से बार बार गन्ने को डाल के और अवशोषित करता रहता है, ठीक है। तो आगे देखिए, यूरिया पुनः अवशोषित पदार्थों में शामिल नहीं होता, वृक्क नलिका में ही रहता है। अब देखिए यूरिया जो होता है ना ये पुनः अवशोषित पदार्थ में शामिल नहीं होता। पुनः अवशोषित पदार्थ में शामिल होने वाले हैं एमिनो अम्ल, ठीक है, ग्लूकोज और लवण। ये पुनः अवशोषित पदार्थ में थोड़े शामिल हो जाते हैं लगभग, ठीक है। पर ये जो यूरिया होता है वो वृक्क नलिका में ही रह जाता है, वृक्क की जो नलिकाएं होती है उन्हीं में ही रह जाता है। और ऐसे अपशिष्ट पदार्थ ही मूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये यूरिया जो होता है रह जाता है, वो ही मूत्र का निर्माण करता है। ये अपशिष्ट पदार्थ होता है। नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क संग्रहण फिर मूत्र नली में प्रवेश करता है। तो नेफ्रॉन जो होता है इससे मूत्र जो होता है वो पहले तो वृक्क की संग्रहण नलिका में प्रवेश करता है, फिर वृक्क की संग्रहण नलिका से ये डायरेक्ट मूत्र नली में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए दो प्रोसेस, नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में प्रवेश किया, सेकंड में मूत्र नली में प्रवेश करता है कौन, मूत्र। उसके बाद देखिए प्रत्येक वृक्क से मूत्र नली के द्वारा मूत्र मूत्राशय में संग्रहित हो जाता है। दोस्तों मैंने पहले डायग्राम बना रखा था यहाँ, ठीक है, वृक्काणु का डायग्राम बनाने के कारण वो डायग्राम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से मूत्र नलियां जा रही थी उस डायग्राम में, और नीचे मूत्राशय था। तो मूत्र नली से मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, फिर उसके बाद में देखिए संग्रहित हो जाता है। फिर जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है मूत्राशय का आकार बड़ा होता रहता है। अब जो मूत्राशय है जिसमें मूत्र इकट्ठा हो रहा है, तो जैसे जैसे मूत्र नलियों द्वारा मूत्र उसमें आता जाता है वैसे वैसे मूत्राशय का आकार बढ़ता जाता है। फिर देखिए ये आप भी जानते हैं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि मूत्र नली का आकार भी, मूत्राशय का आकार भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, देखिए पर्याप्त मूत्र इकट्ठा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था मस्तिष्क का कार्य होता है, मस्तिष्क जो होता है इसको संदेश भेजता है मूत्राशय को कि अब आपके पास और स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, इसलिए इस उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन किया जाए। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको माइंड जो है आदेश देता है इसको और ऑर्डर देता है
कि आप जो है मूत्राशय को ऑर्डर देता है, मूत्राशय उसको रिलीज करे आगे, तथा मूत्राशय पेशियों का संकुचन करके मूत्राशयी अवरोधनी में शिथिलता पैदा करता है। पेशियों का संकुचन कर लेता है, मसल्स जो होती है उनको संकुचित कर लेता है और मूत्राशय अवरोधनी में शिथिलता पैदा करता है। और शिथिलता पैदा करते ही देखिए क्या होता है, फिर मूत्र उत्सर्जन करता है। फिर जो है मूत्राशय के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है शिथिलता पैदा करने के बाद। उसके बाद देखिए मूत्र की जो मूत्रण क्रिया है इसको संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। जो ये मूत्रण की क्रिया जिस तंत्रिका द्वारा संपादित की जाती है, पूर्ण की जाती है, उसे हम कहते हैं मूत्रण प्रतिवर्त। मैंने गोले में इसको अंडरलाइन कर दिया। वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्कशिला द्वारा ले जाया जाता है। अब देखिए वृक्क ने जो रक्त को साफ किया उसे वृक्कशिला जो होती है वो आगे लेकर जाती है और फिर दोबारा से यही प्रोसेस चलती रहती है। तो दोस्तों नोट करने वाले पॉइंट, प्रति मिनट में 1000 से 1200 ml जो रक्त होता है उसका निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है, ठीक है। और इसे मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं जिस तंत्रिका द्वारा इसका जो है संपन्न करवाया जाता है मूत्रण की क्रिया को, उसे मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। अब दोस्तों देखिए और भी थोड़े बहुत एक दो अंग होते हैं जिनके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है और मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों आगे उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र। तो उत्सर्जन में कौन कौन से अन्य तंत्र प्रयुक्त होते हैं, देखिए फेफड़े जो होते हैं वो CO2 का उत्सर्जन करते हैं, निष्कासन करते हैं। यकृत जो होता है वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन और स्टेरॉइड हार्मोन आदि के मल के साथ में उत्सर्जन करता है। यकृत जो होता है हमारा है वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन आदि का मल के साथ में उत्सर्जन करता है। उसके बाद में देखिए त्वचा में नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल पसीने के साथ में शरीर से बाहर निकलता है। हमारा जो पसीना होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, नमक होता है, यूरिया होता है। उसके बाद में स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ में उत्सर्जन होता है। दोस्तों सीबम आप जानते हैं क्या होता है? सीबम होता है हमारी जो स्किन ऑयली हो जाती है वो उससे वो सीबम ही बोलते हैं, सीबम निकलता है वो, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोकार्बन और स्टेरॉल आदि निकलते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि संरचना में, तो देखिए ग्लोमेरुलस ये होता है समीपस्थ कुंडलिक नलिका, दूरस्थ कुंडलिक नलिका जो दूर है, संग्रह नलिका जो इकट्ठा करती है, आरोही भुजा, अवरोही भुजा, बोमेन संपुटिएरा और यहाँ से मूत्राशय को मूत्र जाता है। ये हेनले पार्श्व है, लूप ऑफ हेनले जो घूमा हुआ होता है। इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। तो देखिए पहला पॉइंट, वयस्क की किडनी का भार 142 ग्राम होता है। एक जो वयस्क आदमी होता है, स्वस्थ जो मनुष्य होता है बिल्कुल वयस्क, उसकी किडनी 142 ग्राम की होती है और इस किडनी का आकार होता है मानव की मुट्ठी के बराबर का। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, किडनी में 1.15 मिलियन कोशिका होती है, इन्हें जोड़कर 8 किलोमीटर लंबा धागा बनाया जा सकता है। जो हमारी किडनी होती है उसमें 1.15 मिलियन ऐसी सेल्स होती है, इन सेल्स को अगर जोड़ेंगे तो एक 8 किलोमीटर लंबा हम धागा बना सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, देखिए पॉइंट है। थर्ड देखिए, किडनी एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है। आपकी जो किडनियां होती है वो एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर एक किडनी 75% भी ठीक हो तो व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। अगर आपकी एक किडनी 75% भी अगर ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो आदमी स्वस्थ जीवन जी सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस किडनी से। पॉइंट नंबर 5, शरीर में पूरे खून की 25% मात्रा हृदय से किडनी में जाती है। शरीर में जो पूरा खून होता है उसकी 25% मात्रा जो होती है वो हृदय से कहां जाती है? किडनी में जाती है। उसके बाद में सबसे एंड और लास्ट का टॉपिक देखिए पॉइंट, किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान नई किडनी को आपकी पेल्विस में रखा जाता है एवं पुरानी किडनी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसी किडनी खराब हो जाती है तो किडनी का जो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें आपकी जो किडनी होती है उसे पेल्विस में रखते हैं। पेल्विस मैंने आपको बताया था श्रोणी का जो भाग था उसे पेल्विस कहते हैं अपन।
तो श्रोणि में वो किडनी रख दी जाती है, जबकि आपकी जो पुरानी किडनी होती है उसे शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। मात्र नई किडनी जो होती है, जो ट्रांसप्लांट करें उसको श्रोणि यानी पेल्विस में रख देते हैं। तो दोस्तों आज हमारा उत्सर्जन तंत्र बेसिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। और बेसिक कंप्लीट होने पर आपको पता है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया है, ठीक है। तो आप इन डायग्रामों की प्रैक्टिस करें, नोट्स को तैयार करें, अच्छे से लर्न करें, याद करें, दिमाग में बिठाएं, समझें। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अगले न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों थैंक यू।